हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको एक लंबी सीरीज पर लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैं आपको जॉन मिल्टन के 350 प्लस क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने जा रहा हूं। और इस सीरीज में आप दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आपने नोट किए हों, पहले से नोट हो, उनको नोट मत कीजिएगा। नए जो भी क्वेश्चंस हो उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया मिल्टन को हमें पढ़ते हुए, तो मैं और ज्यादा समय इस पर वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे जल्दी से शेक्सपियर स्टार्ट करना है, तो ये पूरी सीरीज मैं आज ही आपको कंप्लीट कराऊंगा। इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं आपको पैराडाइज रिगेन और पैराडाइज लॉस्ट की, वो मैं आपको करा दूंगा। और वीडियो को, जो मिल्टन का वीडियो है, उसको हम समाप्त करेंगे और टेस्ट के बाद फिर हम शेक्सपियर स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चन सीरीज की। मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप उनको रिवाइज भी करते रहें। और जो क्वेश्चन नया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको नए मिलेंगे, तो उनको प्लीज आप नोट करते चलें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्टन इज कॉल्ड द बिलेटेड एलिजाबेथन। यस, मिल्टन को बिलेटेड देर से आने वाला एलिजाबेथन युग का कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है 1603 में जो एलिजाबेथ थी उनका राज्य समाप्त हो गया, वो चली गई। और मिल्टन का जो जन्म है वो 1608 में हुआ है दोस्तों। और एलिजाबेथ का जो काल है उसको अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा 1608 में ये पैदा हुए हैं एलिजाबेथन काल के बाद, इसीलिए इनको बिलेटेड एलिजाबेथन कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्टन वाज द फेमस पोएट ऑफ द सेंचुरी। आपसे इनकी सेंचुरी पूछ लेगा, तो 1608 में ये पैदा हुए हैं दोस्तों, और 1674 में 1674 में इनकी डेथ हो गई है दोस्तों। तो जो सेंचुरी हुई वो 17th सेंचुरी हुई। तो यदि आपसे सेंचुरी पूछी जाए तो आप बताइएगा कि 17th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज ऑन द थ्रोन एट द टाइम ऑफ मिल्टन्स बर्थ। मिल्टन के जन्म के समय गद्दी पर कौन विराजमान था? तो जेम्स फर्स्ट का उस समय दोस्तों शासन था। एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट आए हैं, तो याद रखिएगा जेम्स फर्स्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्टन वाज ए प्यूरिटन। यस, मिल्टन वाज ए प्यूरिटन। मिल्टन एक सुधारवादी थे, और उन्होंने जो एक नई शाखा थी क्रिश्चियनिटी में, जो कैथोलिक चर्चवाद था, जो प्रोटेस्टेंट चर्चवाद था, तो एक नई विचारधारा सुधारवादी आंदोलन को लेकर के मिल्टन चले हैं, इसीलिए इनको प्यूरिटनवादी यानी प्यूरिटन या सुधारवादी कहा जाता है। प्यूरिटनिज्म में भी रिगार्डेड एज, प्यूरिटनिज्म को हम किस प्रकार समझ सकते हैं या क्या समझ सकते हैं? तो इट वॉज द रेनेसा, यह एक पुनर्जागरण था, ऑफ द मॉरल सेंस, नैतिकता की जो भावना थी, ऑफ मैन, उसका। तो एक नए सिरे से, नए तरीके से सोचना, नई जो पुरानी रूढ़ियां हैं धर्म में, उनको छोड़ करके नई चीजों को अपनाना, इट इज प्यूरिटनिज्म। Puritan did not accept the Anglican Church, which was a compromise of the Catholicism and Protestant। देखिए, ध्यान दीजिए कि एंग्लिकन चर्च बना दिए गए मिला जुला करके कैथोलिक वाद को और प्रोटेस्टेंट को। तो
ये प्यूरिटन डिड नॉट एक्सेप्ट, इन्होंने ये जो प्रथा थी, ये जो मिला जुला स्वरूप था, इसमें बहुत रूढ़ियां थी, इसको प्यूरिटनवादियों ने बिल्कुल भी नहीं अपनाया। Who ruled over England when Milton made his best work in English literature? उस समय जब मिल्टन अपने सबसे अच्छे वर्क लिख रहे थे, पैराडाइज रिगेन लिख रहे थे, पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे, उस समय कौन इंग्लैंड में शासन करता था? तो आपको मालूम है 1649 में कॉमनवेल्थ शासक क्रोमवेल का आना हुआ है, क्रोमवेल आए हैं और इन्होंने ही मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग इनको बना दिया है। तो याद रखिएगा क्रोमवेल। क्वीन एलिजाबेथ डाइड इन द ईयर, क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु कब हुई है? तो 1603 में दोस्तों, 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हुई है। आपको बता दूं 1558 में ये जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, ये 1558 में इंग्लैंड की गद्दी पर रही, विराजमान हुई और 1603 में अपनी मृत्यु तक ये महारानी बनी रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1558 से 1603 तक। मिल्टन्स लिटरेरी कैरियर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यस दोस्तों, मिल्टन का जो लिटरेरी कैरियर है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा वो पार्ट होंगे यदि हम मिल्टन के कैरियर को 4 भागों में डिवाइड करें? तो पहला पीरियड होगा दोस्तों द कॉलेज पीरियड 1632 तक। जो कॉलेज पीरियड है दोस्तों 1632 तक का, वो पहला पीरियड उनका लिटरेरी कैरियर का कहलाता है। उसके बाद 1632 से दोस्तों 1637 तक का जो पीरियड है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उनका हॉर्टन पीरियड कहलाता है, क्योंकि इस समय वह अपने पिता के घर हॉर्टन में जाकर के रहने लगे हैं। 1632 से 1637 तक वहां रहे हैं और 1638 में वो वर्ल्ड टूर पर चले गए हैं। तो द थर्ड पीरियड ऑफ हिज प्रोज वर्क, जो तीसरा पीरियड है दोस्तों, वो उनका प्रोज वर्क का कहलाता है। इसमें उन्होंने प्रोज वर्क लिखे हैं। 1640 से 1660 तक का जो समय है वो उनका थर्ड पीरियड यानी प्रोज वर्क का पीरियड कहलाता है और इसी को द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सीज भी कहा जाता है दोस्तों। द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, तो थर्ड पीरियड को ही हम द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सीज कहते हैं, 1640 से 1660 तक। इसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ पीरियड, द पीरियड ऑफ ग्रेट एपिक्स। जो उनका फोर्थ पीरियड है दैट इज कॉल्ड द एपिक पीरियड। 1660 से लेकर के उनकी मृत्यु यानी 1674 तक का जो समय है वो एपिक पीरियड कहलाता है, ग्रेट एपिक्स पीरियड कहलाता है। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि जो मिल्टन है उनका जो लिटरेरी कैरियर है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला 1632 तक कॉलेज पीरियड, क्योंकि 1632 में उन्होंने एमए की डिग्री ले ली है दोस्तों। उसके बाद आता है हॉर्टन पीरियड, क्योंकि एमए करने के बाद वो अपने पिता के घर, अपना जो उनका नेटिव प्लेस है वहां पर वो चले गए, हॉर्टन में जाकर के रहने लगे, तो हॉर्टन पीरियड। और उसके बाद उनका जो प्रोज वर्क का पीरियड है वो आता है दोस्तों, और फिर आता है एपिक पीरियड जिसमें उन्होंने महान एपिक पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगोनिस्ट लिखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मेन वर्क ऑफ मिल्टन ऑफ हिज कॉलेज पीरियड। उनके कॉलेज पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है दोस्तों? तो उनके कॉलेज पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है दोस्तों वो है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। 1629 में उन्होंने इसको लिखा है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। याद रखिएगा
कॉलेज के समय का ये वर्क है 1629, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। मैंने आपको बताया है कि ये जो वर्क है ये क्राइस्ट की बर्थ को सेलिब्रेट करता है दोस्तों। इसमें नेटिविटी जो शब्द है इसका मीनिंग ही है बर्थ, तो याद रखिएगा क्राइस्ट बर्थ को सेलिब्रेट करता है। 1629 में लिखा गया है और ये कॉलेज पीरियड का इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। वर्क्स ऑफ हॉर्टन पीरियड। दोस्तों आपसे ये जो हॉर्टन पीरियड है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हॉर्टन पीरियड के वर्क कौन कौन से हैं दोस्तों? एल एलिग्रो, इल पेंसिरोसो, मास्क ऑफ कोमस, लेसिडास, आर्केड्स। तो ये वर्क हैं दोस्तों, आर्केड्स, मास्क ऑफ कोमस, एल एलिग्रो, इल पेंसिरोसो और लेसिडास। याद रखिएगा हॉर्टन पीरियड 1632 से 1637 तक। विच टाइप ऑफ वर्क इज लेसिडास? लेसिडास किस प्रकार का वर्क है? तो यू नो वेरी वेल दैट इट इज ए पास्टरल एलेजी। ये एक पास्टरल एलेजी है और इसको दोस्तों मोनोडी भी कहा जाता है। मोनोडी इज ए एलेजिक सॉन्ग जिसको एक ही व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ली जाए कि इज लेसिडास अ मोनोडी, तो यू मे से दैट दिस इज करेक्ट आंसर, इट इज ए मोनोडी। पास्टरल एलेजी भी है। पास्टरल आपको मालूम है, पास्टरल कहते हैं ग्राम्य परिवेश जिसमें दर्शाया गया हो, चारागाह जिसमें दर्शाया गया हो, शेफर्ड की कहानी जिसमें हो, हाँ, ग्वाले की कहानी जिसमें हो। एलेजी का मतलब आपको मालूम है शोक गीत। और मोनोडी एक व्यक्ति के द्वारा, मोनो यानी अकेला, तो ऐसा शोक गीत जो एक ही व्यक्ति के द्वारा दर्शाया गया हो, गाया गया हो, तो दैट इज कॉल्ड मोनोडी। आगे लिसिडास इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। लिसिडास को किसकी मृत्यु पर लिखा गया है दोस्तों? तो इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड मिल्टन्स कॉलेज फ्रेंड। मिल्टन के जो कॉलेज फ्रेंड हैं उनकी मृत्यु पर इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरोपेगेटिका बिलोंग्स टू द थर्ड पार्ट। जो एरोपेगेटिका है दोस्तों, यहां स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर लीजिएगा आप, AREO है, एरियोपेगेटिका है, AREO। पेगेटिका बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, क्योंकि ये दोस्तों उनका प्रोज वर्क है तो निश्चित रूप से ये थर्ड पीरियड से रिलेटेड है। मैंने आपको उनका लिटरेरी कैरियर बताया था, उसमें थर्ड पीरियड आपको बताया है प्रोज पीरियड, ठीक है, द पीरियड ऑफ प्रोज वर्क्स। तो एरोपेगेटिका जो है दोस्तों वो इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। वर्क्स ऑफ द ग्रेट एपिक पीरियड। जो ग्रेट एपिक पीरियड है उसका वर्क कौन कौन से हैं? तो आपको मालूम है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस्टिस। ये तीन वर्क जो हैं दोस्तों ये उनके ग्रेट एपिक पीरियड के वर्क हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी सेलिब्रेट्स, इसमें किसको सेलिब्रेट किया गया है? मैंने आपको अभी बताया था क्राइस्ट बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को इसमें सेलिब्रेट किया गया है। ऑन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑफ 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है इसमें, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिविटी? नेटिविटी का मीनिंग क्या है? बर्थ है, नेटिविटी का मतलब बर्थ। हु कॉल्ड नेटिविटी द फाइनेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज? किसने नेटिविटी ओड को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, किसने नेटिविटी ओड को या ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को द फाइनेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज कहा है? तो
हैलम ने दोस्तों इसको द फाइनेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज कहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच टाइप्स ऑफ वर्क इज मिल्टन्स आर्केड? जो मिल्टन का आर्केड्स है दोस्तों, वो किस प्रकार का वर्क है? मिल्टन का जो आर्केड्स है दोस्तों, मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी आपको बनाया है, आपने देख लिया होगा, तो अब निश्चित रूप से आपको पता होगा। आर्केड्स इज अ मास्क, यह एक प्रकार का मास्क है दोस्तों। इसके अंदर 3 सॉन्ग भी हैं दोस्तों। ये इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सॉन्ग्स and in case of genre it is a mask. Three songs. Arcades was just composed a year before of Comus. Yes, Arcades को कोमस के 1 साल पहले लिखा गया। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो कोमस है उसको 1634 में यानी 1634 में लिखा गया, तो उससे 1 साल पहले ठीक 1633 में 1633 में दोस्तों आर्केड्स को लिखा गया। और आपको याद रखना चाहिए कि कोमस इज ए मास्क एंड ऑन द अदर हैंड आर्केड्स इज ए मास्क एंड बोथ पोएम्स were written on the request of Milton's friend Henry Lewes. Henry Lewes की रिक्वेस्ट पर इन्होंने ये दोनों कविताएं लिखी हैं। आर्केड्स और मास्क ऑफ कोमस दोनों ही एक प्रकार के ये मास्क हैं दोस्तों। आर्केड्स वाज प्रेजेंटेड बिफोर, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Arcades was presented before, किसके सामने इसको प्रेजेंट किया गया है? तो it was presented before Alice Spencer, the Countess of Dagger of Derbyshire. ये काउंटेस ऑफ डर्बीशायर थी दोस्तों, एलिस स्पेंसर। तो आर्केड्स जो है वो एलिस स्पेंसर के सामने रिप्रेजेंट किया गया है, उसको स्टेज्ड किया गया है। तो याद रखिएगा, आर्केड्स को एलिस स्पेंसर के सामने दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्केड्स वाज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिल्टन फ्रेंड। मैंने आपको बताया कि आर्केड्स जो है वो मिल्टन के फ्रेंड हेनरी लेवेस की रिक्वेस्ट पर लिखा गया था दोस्तों। हेनरी लेवेस की रिक्वेस्ट पर इसको लिखा गया। कोमस वाज कंपोज्ड इन द ईयर, कोमस को कब लिखा गया है दोस्तों? 1634 में। मैंने आपको बताया कि आर्केड्स को लिखा गया 1633 में और कोमस को लिखा गया है 1634 में। दोनों ही मास्क हैं, दोनों को ही हेनरी लेवेस की रिक्वेस्ट पर लिखा गया था और आर्केड्स को एलिस स्पेंसर के सामने उनके उनके जन्मदिन पर या उनको दर्शाने के लिए, उनकी महानता को बताने के लिए इसकी रचना मिल्टन के द्वारा की गई। हु वाज हेनरी लेवेस? अब आपके दिमाग में बार बार एक सवाल आता होगा कि सर ने भी बताया है, हमने सुना भी है, हेनरी लेवेस आखिर था कौन? तो उनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। हेनरी लेवेस वाज अ म्यूजिशियन, यह एक संगीतज्ञ था, एक म्यूजिशियन था। क्लोज फ्रेंड ऑफ मिल्टन, यह मिल्टन का क्लोज फ्रेंड था। और एक्चुअली अगर बात करें तो हेनरी लेवेस काउंटेस ऑफ डर्बीशायर और द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के बच्चों को संगीत सिखाने जाया करता था और इसी की रिक्वेस्ट पर इन्होंने रिक्वेस्ट की मिल्टन से कि आप वर्क लिखिए। तो फिर मिल्टन ने आर्केड्स और कोमस दोनों वर्क लिखे हैं दोस्तों। आर्केड्स वाज कंपोज्ड टू ऑनर ए डिस्टिंग्विश्ड लेडी, ओल्ड लेडी नेम्ड।
देखिए दोस्तों, बहुत ही समझदारी से इसको आप याद रखें कि आर्केड्स जो है उसकी रचना किसको सम्मान देने के लिए की गई। मैं बार बार आपको याद दिलाऊं, यहाँ पे बात हम आर्केड्स की कर रहे हैं, आप इसको मिसमैच मत कर देना कोमस के साथ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मास्क आर्केड्स written in 1633 on the request of Henry Lewes, and it was a honor to the distinguished Countess of Derbyshire named एलिस स्पेंसर। तो एलिस स्पेंसर जो कि उस समय एजिड थी, काफी एजिड लेडी थी, इनको सम्मान देने के लिए आर्केड्स की रचना की गई। अब यहीं पे आप दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों देख लें। कोमस वाज कंपोज्ड इन ऑनर ऑफ ए स्पेशल ओकेजन बिफोर। देखिए, आर्केड्स को एलिस स्पेंसर के लिए उनके सम्मान में लिखा गया, रिप्रेजेंट किया गया, और जो कोमस है दोस्तों उसको अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, जिनका वास्तविक नाम जॉन इगर्टन था, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स वो बने थे, तो उनको सम्मान देने के लिए, जॉन इगर्टन को सम्मान देने के लिए, द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर को सम्मान देने के लिए कोमस की रचना की गई। ध्यान दीजिएगा, कोमस की रचना या कोमस को जो प्रेजेंट किया गया है वो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर या अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर न दिया हो दोस्तों, तो नाम दिया हो जॉन इगर्टन इनके सामने, या नाम भी ना दिया हो दोस्तों, द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर भी ना दिया हो, और यहां पर ये लिख दिया हो लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, तो तीनों में से जो भी आपको मिले दोस्तों, तीनों आंसर सही होंगे। कोमस वाज प्रेजेंटेड बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, कोमस वाज रिप्रेजेंटेड बिफोर जॉन इगर्टन, कोमस वाज रिप्रेजेंटेड बिफोर द लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। एक्चुअल में जॉन इगर्टन जो द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, ये लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बने हैं। इसी की खुशी में, इसी के सेलिब्रेशन में कोमस की रचना की गई। वेयर वाज कोमस परफॉर्म्ड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है दोस्तों कि कोमस को कहां पर परफॉर्म किया गया, स्टेज्ड किया गया है। तो कोमस वाज परफॉर्म्ड एट लुडलो कैसल। लुडलो कैसल में दोस्तों इसको परफॉर्म किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोमस वाज परफॉर्म्ड एट लुडलो कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेनरी लुइस रोल इन कोमस वाज। हेनरी लुइस का रोल क्या था कोमस में? तो ही वाज ए स्टेज मैनेजर। हेनरी लुइस जो थे स्टेज मैनेजर थे, और उसमें जो संगीत म्यूजिशियन का काम कर रहे थे उस कोमस के अंदर वो, तो स्टेज मैनेजर एंड वाज अ म्यूजिशियन इन कोमस। हेनरी लुइस वाज अ म्यूजिशियन एंड अ स्टेज मैनेजर ऑफ दिस वर्क। Who are the main characters in मास्क ऑफ कोमस? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्क ऑफ कोमस में कौन कौन से चरित्र थे जिन्होंने रोल किया, कैरेक्टर। तो आपको बता दूं, पहला कैरेक्टर लॉर्ड ब्रैकले, थॉमस इगर्टन, एलिस इगर्टन। अब इनको आप समझ लीजिए कि ये जो थॉमस इगर्टन है, एलिस इगर्टन है, ये चिल्ड्रन ऑफ जॉन इगर्टन है। अब जॉन इगर्टन तो आपको समझ में आ ही गया होगा किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर की और लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स की। तो यहां पर था ना ये नाम जॉन इगर्टन, इन्हीं के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसमें रोल प्ले किया है कोमस में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वो बच्चों के नाम क्या है? थॉमस इगर्टन और एलिस इगर्टन। मास्क ऑफ कोमस वाज परफॉर्म्ड ऑन द डे माइकलमस डे 29 September 1634 at Ludlow Castle
ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मास को परफॉर्म कब किया गया, कहाँ किया गया, किस दिन किया गया। कुछ भी आपसे पूछ ले तो स्थान की अगर बात करें तो एट लुडलो कैसल, ध्यान दीजिएगा। डे की अगर बात करें तो 29 सितंबर 1634 को, और अगर डे की बात करें तो दोस्तों इस दिन को माइकलमस डे के रूप में, माइकल डे के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों चीजें यहां पर स्पष्ट लिखी हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। मास्क ऑफ कोमस को लुडलो कैसल में रिप्रेजेंट किया है अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने 29 सितंबर 1634 को, एंड दिस डे इज नोन एज माइकलमस डे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आर्केड्स वाज परफॉर्म्ड इन ओपन वाइल कोमस वाज परफॉर्म्ड इन इंडोर्स विद आर्टिफिशियल लाइट्स। देखिए, आर्केड्स को परफॉर्म किया गया है ओपन में, वाइल कोमस वाज परफॉर्म्ड इन इंडोर्स, और जो कोमस वर्क है इनका आर्केड्स के अलावा, उसको दोस्तों आर्टिफिशियल लाइट्स लगा करके बहुत अच्छे तरीके से इनोग्रेट करके उसको प्रेजेंट किया गया है, यानी स्टेज्ड किया गया है। हाउ मेनी पार्ट्स कोमस कैन इजीली डिवाइडेड। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अन्य किताबों में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसीलिए कह रहा हूं कि अपने नोट्स आप बना लीजिए और प्लीज अपने नोट्स को अपने तक रखिएगा, क्योंकि जो मैंने मेहनत की है, चूंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और आप इन क्वेश्चंस को अपने तक रखिए। आपको स्टडी करने की बहुत ज्यादा सर खपाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप इन क्वेश्चंस को याद रखिए और एग्जाम में आए तब आप इनको अच्छे से करके आइएगा। हाउ मेनी पार्ट्स कोमस कैन बी इजीली डिवाइडेड। तो कोमस को दोस्तों साधारणतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हाउ मेनी पार्ट्स कोमस कैन बी डिवाइडेड। दोस्तों इसको स्पेलिंग को आप प्लीज ठीक कर लीजिएगा, ये देयर लिख दिया गया है, ये 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में 3 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा हु डिवाइडेड कोमस इनटू 3 पार्ट्स। कोमस को 3 भागों में बांटने वाले कौन है, या किसने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो याद रखिएगा डब्ल्यू बेल। डब्ल्यू बेल ने इनको कोमस को 3 भागों में विभाजित किया है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि आखिर वो 3 पार्ट हैं क्या? तो व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ कोमस। 3 पार्ट कौन से हैं उनको भी आप सुन लीजिए। पहला पार्ट है दोस्तों जिसको कहा गया द टेम्प्टर एंड द टेम्प्टेड। ध्यान दीजिए, द टेम्प्टर आप समझते होंगे, मीनिंग आपको मालूम होगा, लालच देने वाला, और टेम्प्टेड जिसको लालच दिया गया, जो लालच में फंस गया। ये 1 लाइन से 1658 लाइन्स तक है। और जो सीन है दोस्तों, ये सीन भी आप याद रखिएगा, ए वाइल्ड वुड, ये एक जंगल का सीन इसमें दिखाया गया है। जो पहला सीन है दोस्तों ए वाइल्ड वुड है, ध्यान दीजिएगा। और जो नाम है पहले पार्ट का वो है द टेम्प्टर एंड द टेम्प्टेड, पहली लाइन से लेकर के 658 लाइन्स तक दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है दोस्तों द टेम्पटेशन एंड द रेस्क्यू। सेकेंड पार्ट जो है दोस्तों वो है द टेम्पटेशन एंड द रेस्क्यू, 659वीं लाइन से लेके 958 लाइन तक। और जो सेकंड सीन है दोस्तों वो है द पैलेस, ये महल का सीन है। सेकंड पार्ट महल का सीन, ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इनको आप याद रखिए। अगर डीप में वो पूछता है आपसे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद होने चाहिए। तो कोमस कैन बी इजीली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड द पर्सन हु डिवाइडेड कोमस इनटू 3 पार्ट्स इज W. Bell, and the 3 parts are the tempter and the tempted in a wild wood, and the second part is the temptation and the rescue, the palace scene, and the third part is the triumph, the
प्रेसिडेंट कैसल, प्रेसिडेंट का कैसल का ये सीन है दोस्तों। तो ये तीनों सीन भी आप याद रखिएगा, पहला वाइल्डवुड, दूसरा पैलेस और तीसरा प्रेसिडेंट्स कैसल। और द ट्रम्प जो है वो इसका थर्ड पार्ट है दोस्तों। और यहां पर एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि जो कोमस है इसका जो सब टाइटल है दोस्तों, दैट इज द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू। आप ध्यान से सुनिए, कोमस का जो सब टाइटल है दोस्तों वही है द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू। इसमें सद्गुणों की, अच्छाई की जीत को दर्शाया गया है बुराई के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, कोमस का सब टाइटल ही है द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोलोग इन कोमस? क्या कोमस में किसी प्रकार का प्रोलोग है, यानी कि प्रस्तावना है? यस, इसमें कुछ लाइनें प्रस्तावना के रूप में हमको देखने को मिलती हैं। कोमस इज द गॉड ऑफ, कोमस किसका देवता है? तो रिवेलरी दोस्तों, रिवेलरी का देवता है, गॉड ऑफ रिवेलरी है कोमस। कोमस रियली मीन्स, कोमस का वास्तविक मीन क्या है? तो बैंड ऑफ रिवेलर्स, वास्तविक मीन जो है वो बैंड ऑफ रिवेलर्स है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कोमस इज द गॉड ऑफ, तो गॉड ऑफ रिवेलरी कहिएगा दोस्तों। और कोमस का मीनिंग आपसे पूछा जाए तो बैंड ऑफ रिवेलर्स है दोस्तों। हु रोट ए फेमस मास्क प्लेजर रिकाउंसिल्ड टू वर्च्यू? देखिए दोस्तों, चूंकि कोमस में भी सद्गुणों की जीत दिखाई गई है, उसी से रिलेटेड एक वर्क मैं आपको बता रहा हूं। वो रोट ए फेमस मास्क, किसने एक और फेमस मास्क लिखा है जिसका नाम है प्लेजर रिकाउंसिल्ड टू वर्च्यू। तो इट इज ए मास्क रिटन बाय बेन जॉनसन। ये दोस्तों बेन जॉनसन ने लिखा है, बेन जॉनसन का मास्क है ये, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं दोस्तों। कोमस वाज द सन ऑफ, अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि कोमस जो है वो किनका बेटा है? तो कोमस वाज द सन ऑफ सर्स एंड बैकस। याद रखिएगा, ये इनके पेरेंट्स हैं सर्स एंड बैकस। कोमस वाज द सन ऑफ सर्स एंड बैकस। The first thing to note is that Comus is an allegory as well as a drama who said। दोस्तों यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच टाइप ऑफ वर्क इज कोमस, तो जनरली तो आप कह देंगे कि सर इट इज ए मास्क, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है। लेकिन अगर दोस्तों वहां पर मास्क लिखा हुआ ना दिया हो, ऑप्शन में ही ना हो, तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इट इज ए मास्क बट इट इज ऑल्सो अ एलिगोरी। अब एलिगोरी क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको भी बता देता हूं, और डिटेल में मैं आपको जब फिगर्स ऑफ स्पीच टर्म्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों एलिगोरी क्या होती है, इसमें मुख्य पात्रों की कहानी के अलावा जो सिंबॉलिक आइडियाज हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उनकी कहानी भी बैकग्राउंड में चल रही होती है। तो एलिगरी एक कहानी फ्रंट पर और एक बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में जो कहानी है दोस्तों, वो सिंबॉलिज्म जो है वो सत्य की असत्य पर विजय का दर्शाया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो EMW टिलियार्ड हैं उन्होंने इसको कहा है क्या, द फर्स्ट थिंग टू नोट, जो सबसे पहली चीज है नोट करने वाली इस वर्क में, इज दैट, वह यह है कि कोमस इज एन एलिगरी। कोमस क्या है? एक एलिगरी है जिसमें सिंबॉलिज्म दिया गया है, सच्चाई को दिखाया गया है, बैकग्राउंड में एक अलग कहानी चल रही है, एज वेल एज ए ड्रामा, और साथ ही साथ क्या है, ये एक ड्रामा भी है ना, एक ड्रामा भी है, एलिगरी भी है, मास्क भी है। याद रखिएगा, इट इज ए मास्क इन फॉर्म, इट इज ए ड्रामा इन फॉर्म ऑफ ए मास्क। इट इज ए एलिगरी, ये एलिगरी भी है, ड्रामा भी है और मास्क भी है। याद रखिएगा दोस्तों। कोमस इज रिटन इन, कोमस को जो राइटिंग स्टाइल है वो किस में लिखा गया है?
तो कोमस इज रिटन इन ब्लैंक वर्स. एज यू नो वेरी वेल, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट मिल्टन लव्स ब्लैंक वर्स. मिल्टन को ब्लैंक वर्स पसंद थी, वो ब्लैंक वर्क के फेवर में रहते थे, और इन्होंने जो भी अपने वर्क लिखे मैक्सिमम वर्क जो है दोस्तों वो ब्लैंक वर्स में ही लिखे हैं. एल एलिग्रो एंड एल पेंसिलेसो आर द टाइटल ऑफ द लैंग्वेज. ये दो वर्क हैं दोस्तों, एल एलिग्रो, एल पेंसिलेसो. एक सुबह को दर्शाता है, एक शाम को दर्शाता है, एक दिन को दर्शाता है, एक रात को दर्शाता है. ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए द ट्विंस पोएम कौन सी हैं, जुड़वा कविताएं कौन सी हैं जॉन मिल्टन की, तब आप कहेंगे एल एलिग्रो, एल पेंसिलेसो. आपसे पूछ लिया जाए विच आर द पोएम्स ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग की पोएम्स कौन सी हैं, तब भी आप कहेंगे एल एलिग्रो और एल पेंसिलेसो. यह सुबह को रिप्रेजेंट करता है और यह एल पेंसिलेसो शाम को रिप्रेजेंट करता है. यह युवावस्था को दर्शाता है और यह बुढ़ापे को दर्शाता है. तो इनका जो टाइटल है, अब इस क्वेश्चन में टाइटल की बात कर रहे हैं, तो एल एलिग्रो एंड एल पेंसिलेसो ये इटालियन लैंग्वेज के टाइटल हैं दोस्तों, इटालियन लैंग्वेज से हैं, एल एलिग्रो एंड एल पेंसिलेसो. तो यहां पर आपको बता दूं, ये जो एल है, यही जानकारी दे देता हूं. एल का मतलब लैड होता है दोस्तों, यानी युवा, यानी लड़का. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एल एलिग्रो मीन्स एल का मतलब लैड, लड़का, तो ये युवावस्था को दर्शाता है. एल पेंसिलेसो ये आपका जो बुढ़ापा है उसको दर्शाता है. ये ट्विंस पोएम है, ये 24 आवर की पोएम कही जाती है, ये मॉर्निंग इवनिंग की पोएम कही जाती हैं, ये डे एंड लाइट की पोएम कही जाती हैं, और यही कविताएं ट्विंस कविताएं भी कही जाती हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल पेंसिलेसो. अब आपसे दोस्तों मीनिंग पूछेगा इनके, भाई इनके मीनिंग बताइए क्या क्या है. तो आपको मालूम है इल, इल यहीं से आप याद कर लीजिए, इसको ट्रिक से आप याद कर लीजिए. इल का मतलब होता है बीमार, जनरली हम इल बोलते हैं ना, आई डबल एल, इल माने बीमार. तो यहाँ पर बीमार से ले लीजिए, आप इसको कनेक्ट कर लीजिए. तो बीमार का मतलब है जो व्यक्ति बीमार होगा वो क्या होगा, थॉटफुल होगा, गंभीर होगा, सैड होगा, दुखी होगा. ग्रेव माने परेशान होगा, है ना. तो गंभीर, थॉटफुल, चिंतित, ये सारे मीनिंग किसके हैं, एल पेंसिलेसो के. और अगर आपसे मीनिंग पूछ लिया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो, तो जो व्यक्ति जवान है वो क्या होगा दोस्तों, एल का मतलब मैंने आपको बताया ना, लैड, युवा, जवान. तो जो व्यक्ति जवान होता है वो बहुत खुश होता है, तो इसको भी आप कनेक्ट कर लीजिए. ए चेयरफुल मैन, ए हैप्पी मैन, ए जॉयस मैन, ये सभी इसके मीनिंग आप कह सकते हैं. जरूरी नहीं है दोस्तों कि चीयरफुली लिखा हो सकता है हैप्पी मैन भी लिखा हो सकता है इन दोनों को ना लिख करके क्या जॉयस मैन लिख दे. तो तीनों या इनमें से भी अलग कोई चेंज कर दे और नया वर्ड दे दे, तो वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों. ये आपको याद रखना है कि एल एलिग्रो खुशी को दर्शाता है, हैप्पीनेस को दर्शाता है, और एल पेंसिलेसो वो दुख को दर्शाता है. इस तरह आप इसको याद कर लीजिए. एल पेंसिलेसो इज रिटन इन, अब इनकी बात कर रहे हैं दोस्तों कि इनका राइटिंग स्टाइल क्या है. तो एल पेंसिलेसो इज रिटन इन, इसको जरा आप ध्यान से समझ लीजिए कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है नॉट फिक्स्ड, वो कोई फिक्स्ड राइटिंग स्टाइल नहीं है. समटाइम कई बार देखने को मिलता है आयम्बिक फीट का उसमें प्रयोग किया गया है, बट कई बार हम देखते हैं कि पेंटामीटर है नहीं, 4 फीट का है ना. कई बार हम देखते हैं राइम्ड कपलेट है. तो कोई निश्चित जो एक शुरू से लेकर के एंड तक चलने वाला जो वर्क है वो नहीं है. तो नॉट फिक्स्ड, इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो फिक्स नहीं है. आप जनरली आपसे कहा जाए तो आयम्बिक फीट आप कह सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. सेम कंडीशन दोस्तों एल एलिग्रो के साथ भी है, इसमें भी सेम स्टाइल है, नॉट फिक्स्ड है. समटाइम आयम्बिक फीट और समटाइम 4 फीट, राइम्ड कपलेट, राइम्ड कपलेट भी लिखा हुआ है इसमें. तो एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न यूज नहीं किया है.
who comments the two poems describes the business and the pleasure of the cheerful and the thoughtful man about twin poems. किसने ये कमेंट किया है जुड़वा कविताओं के बारे में, ट्विंस पोएम्स के बारे में? क्या? द टू पोएम्स डिस्क्राइब्स द बिजनेस एंड द प्लेजर ऑफ अ चीयरफुल एंड अ थॉटफुल मैन. तो दोस्तों ये टिलियार्ड ने कहा है, EMW टिलियार्ड की ये कोटेशन है ट्विंस पोएम्स के बारे में. तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद. याद कर लीजिएगा फाइनल टच है ये मिल्टन का. इसके बाद बस हम इम्पोर्टेंट कोटेशंस पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन की, और उसके बाद हम शेक्सपियर को स्टार्ट करेंगे दोस्तों.